नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 21 में। सबसे पहले बुलेटिन में बात करेंगे डीग जिले की, जहां पर बेसहारा गौवंशों की समस्या बढ़ती ही जा रही है, थमने का नाम नहीं ले रही। 22 नवंबर को नगर परिषद ने गौवंशों को गौशाला भेजने का ठेका दिया था, लेकिन महीने बाद भी स्थिति जस की तस बनी हुई है। आज सुबह गोवर्धन मोड़ शमशान घाट के पास किसानों ने खुद गौवंशों को एकत्रित किया, क्योंकि न तो गौशाला में भेजे जा रहे हैं और न ही ठेकेदार फोन उठा रहे हैं। किसान भूखे प्यासे वहां पड़े हैं, लेकिन नगर परिषद और ठेकेदार कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। किसानों का आरोप है कि गौवंशों को खेतों से भगाने या फिर झटका मशीन लगाने पर उनको ही नुकसान होगा। ठेकेदार सदियों से गायों को पकड़ने का काम नहीं कर रहे, जबकि अफसरों की मेहरबानी से ये बिल पास हो जाते हैं। डीग से पंकज शर्मा की स्पेशल रिपोर्ट। नगर पालिका द्वारा अशोक जैन पे 5 लाख रुपया को ठेका मिलो साहब, और वो गैया ने भेड़ी करे ना, तो हम किसानों ने पैसा होगा कि नहीं, गैया भेड़ी करिए। और हमारा समाज है जो मतलब किसान आदमी है, बहुत परेशान है। सब लगे पड़े हैं। देखो यहाँ पे 8 बजे तक लगे पड़े हैं सब। भोजन भी ना करे, यहाँ खाना भी ना खाओ साहब, बिना कर दियो। जालौर के सबसे बड़े जिला अस्पताल में शनिवार को दोपहर 3 बजे से पौने 4 बजे के बीच 22 कुत्ते विभिन्न जगहों पर घूमते नजर आए। ओपीडी, इमरजेंसी, आईसीयू, जनरल वार्ड और सर्जिकल वार्ड सहित कई प्रमुख स्थानों पर कुत्तों का कब्जा था। अस्पताल में चौकीदार सिर्फ मुख्य गेट पर तैनात थे, जबकि अन्य 3 गेट खुले रहते हैं, जिससे कुत्तों को अंदर आने का रास्ता मिल जाता है। मरीजों और उनके परिजनों ने कई बार शिकायत भी की, लेकिन किसी ने ध्यान भी नहीं दिया। इससे पहले की बात की जाए तो 20 दिसंबर को ट्रॉमा सेंटर में भी एक कुत्ता बेड पर सोता मिला। अस्पताल की पीएमओ पूनम टाक ने सुरक्षा की कमी की बात मानी और साथ ही साथ ये भी कहा कि जल्द सुधार किया जाएगा। जालौर से ब्यूरो रिपोर्ट। डीग नगर परिषद बनने के बाद भी सुधार भी की उम्मीदें धूमिल होती जा रही हैं। नगर परिषद की कचरा गाड़ियों पर अब तक नंबर प्लेट नहीं लगी है, जिससे किसी भी दुर्घटना की स्थिति में जिम्मेदारी तय करना मुश्किल हो जाता है। जब कचरा गाड़ी के ड्राइवर से इस बारे में पूछा गया तो उसने कहा कि हमें क्या पता, जिम्मेदारी तो नगर परिषद की होती है। हाल ही में गणेश मंदिर के पास एक ट्रक चढ़ जाने से एक व्यक्ति की मौके पर मौत हो गई। इसके बावजूद नगर परिषद पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो रही है। स्थानीय लोग सवाल उठा रहे हैं कि आखिरकार अधिकारियों को इसकी सुध क्यों नहीं मिल रही। बीजेपी सरकार के तहत नगर परिषद पर कार्रवाई अब होती है, ये देखने वाली बात होगी। डीग से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। आपको नाम क्या है? विजय। विजय, आपने अभी टेम्पू लाके खड़ा किया है ये, तो ये नगर परिषद का टेम्पू है? हाँ जी। तो इसमें नंबर प्लेट वगैरह कुछ भी नहीं है? कछु ना है। तो ये शुरू से ही नहीं आई या कागज की कार्रवाई तो करी नगर पालिका ने, मगर अभी तक आई ना। आई नहीं। तो आप इस पे नौकरी ड्राइवरी की है या? ड्राइवरी की है। ड्राइवरी की। अगर कोई घटना घट गई तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? ड्राइवर, ये भी ड्राइवर, इनसे बात करो। आप तो बताइएगा, आप भी चला रहे हो, जैसे आपके साथ कोई घटना घट जाती है तो आप किससे कहोगे? अब नगर परिषद से करते जिन्हें भेज रहे। खबर अनूपगढ़ से है, जहां जैतसर में स्थित राजकीय आयुर्वेद चिकित्सालय की दूरी और आमजन को होने वाली समस्याओं को लेकर ग्रामीणों ने विधायक को ज्ञापन दिया। ग्रामीणों ने चिकित्सालय को सीएचसी में स्थानांतरित करने की मांग उठाई, ताकि लोगों को आसानी से इलाज मिल सके। इस दौरान विधायक डूंगर राम गैदर और आयुर्वेद विभाग के निदेशक राजकुमार पारिक जैतसर पहुंचे थे। यूथ कांग्रेस के रवि गोयल, जिला कांग्रेस के पूर्व उपाध्यक्ष सुभाष चंद्र हर्ष, नगर कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष प्रवीण गोयल समेत अन्य गणमान्य नागरिकों ने इस मुद्दे पर विधायक से समाधान की अपील की। विधायक ने आयुर्वेद विभाग के निर्देशक से शीघ्र कार्रवाई का आश्वासन लिया और कहा कि वे आयुर्वेद मंत्री से इस मामले पर मुलाकात करेंगे। जैतसर से डीडी पारिक की रिपोर्ट। जयपुर में एलपीजी टैंकर ब्लास्ट के बाद राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 21 पर दुर्घटनाओं की संभावनाओं को लेकर अब जिला प्रशासन ने सतर्कता बढ़ा दी है। शनिवार को जिला कलेक्टर डॉक्टर अमित यादव के नेतृत्व में अधिकारियों ने ऊंचा नगला से लेकर कमालपुर बॉर्डर तक राष्ट्रीय राजमार्ग का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने हाईवे पर बने विभिन्न कट और अन्य कमियों का जायजा लिया और संबंधित विभागों को इन्हीं समय रहे दुरुस्त करने के निर्देश भी दिए। अतिक्रमण हटाने, अनाधिकृत कट बंद करने और साथ ही साथ दुर्घटना संभावित क्षेत्रों में रेलिंग लगाने और रोड कांटों पर रबर स्ट्रिप लगाने के निर्देश दिए। भरतपुर से राकेश तंवर की रिपोर्ट। रणकपुर में आयोजित 2 दिवसीय जवाई महोत्सव का पहले दिन ही शाम रंग बिरंगी रोशनी और लोक सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से भरी रही। राजस्थान पर्यटन विभाग और जिला प्रशासन पाली द्वारा आयोजित इस महोत्सव का शुभारंभ शनिवार को जीप सफारी में किया गया, जिसमें पर्यटकों ने हॉट एयर बैलून, पैदा सेलिंग और पतंगबाजी का आनंद लिया। रणकपुर मंदिर में दीपदान से वातावरण और भी खास हो गया। सांस्कृतिक संध्या में लगा गायकों, जुंदबा नृत्य, फाग नृत्य, मयूर नृत्य और छापली नृत्य ने श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। इस अवसर पर पाली कलेक्टर लालन मंत्री एसपी चूनाराम जाट और अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। महोत्सव के दौरान रणकपुर जैन मंदिर और सूर्य मंदिर को रंग बिरंगी सजावट से सजाया गया और मंदिरों में 1101 दीपों से जगमगाहट फैली। स्थानीय कलाकारों ने अपनी प्रस्तुतियों से महोत्सव की गरिमा बढ़ाई और सांस्कृतिक धरोहर का परिचय दिया। देसुई से जय सिंह राठौड़ की रिपोर्ट।
झालावाड़ जिले के मनोहर थाना स्थित सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में बैंक का 114वां स्थापना दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया। इस मौके पर बैंक के संस्थापक सर सोराबजी पोटखाना वाला के चित्र पर माल्यार्पण किया गया। शाखा प्रबंधक अरविंद चौरासिया ने इस अवसर पर वरिष्ठ ग्राहकों को शॉल और श्रीफल देकर सम्मानित किया। इसके बाद एक ग्राहक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें ग्राहकों और बैंकों स्टाफ ने हिस्सा लिया। इस बैठक में शाकिर अली, सरफराज अहमद, मनीष जैन, राहुल वर्मा और स्टाफ के सदस्य यजदेव सेठी, आकाश नागर, नरेंद्र सिंह, गोपाल फूलचंद और गार्ड मोहम्मद अली उपस्थित रहे। इस मौके पर सभी ने बैंक के 114 वर्षों की सफलता और योगदान की सराहना की। झालावाड़ सद्दाम खान की रिपोर्ट। एलानाबाद में कानसरिया परिवार ने झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले 151 बच्चों को सर्दी से राहत देने के लिए कोट और जैकेट वितरित की। रविवार को एलानाबाद स्टार मेगा मार्ट से राहुल कानसरिया अपने परिवार के साथ पाठशाला पहुंचे और वहां बच्चों को शिक्षा प्राप्त करते हुए देखा। राहुल ने महसूस किया कि इन बच्चों को सर्दी में भी सिर्फ एक शर्ट और पैंट पहनकर पढ़ाई करनी पड़ रही है। इस पर उन्होंने 151 बच्चों को कोट और जैकेट बांटे ताकि वे सर्दी से अपना बचाव कर सकें। राहुल कानसिया ने बच्चों को यह संदेश भी दिया कि सिर्फ पढ़ाई ही सफलता का एकमात्र रास्ता नहीं है, बल्कि आसपास का माहौल भी मानसिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नौहर से सेठी गोदारा की रिपोर्ट। भारत सरकार के वित्त और कॉर्पोरेट मामलों को मंत्री निर्मला सीतारमण जीएसटी काउंसिल मीटिंग में सिलसिले में जैसलमेर के दौरे पर हैं और इस दौरान उन्होंने सीमा सुरक्षा बल के प्रसिद्ध तनोटराय माता मंदिर का दौरा भी किया। मंदिर पहुंचने पर उन्होंने सीमा सुरक्षा बल के वरिष्ठ अधिकारियों ने पुष्प गुच्छ देकर स्वागत किया। वित्त मंत्री महोदया ने तानोट माता के विजय स्तंभ पर पुष्प अर्पित कर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद उन्हें सीमा सुरक्षा बल की विशेष गार्ड द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर प्रदान किया गया। वित्त मंत्री ने तानोट परिसर में ऑडियो विजुअल और हथियार प्रदर्शनी का दौरा किया, जहां योगेंद्र सिंह राठौर, उप महानिरीक्षक क्षेत्रीय मुख्यालय जैतसर ने उनको ब्रीफ किया। उन्होंने कहा कि देश की प्रथम रक्षा पंक्ति के रूप में विख्यात सीमा सुरक्षा बल के जवानों से मुलाकात कर उन्हें आज गर्व की अनुभूति हो रही है। जैसलमेर से भूम सिंह की रिपोर्ट। रेलवे द्वारा नवली गेट पर बनाए जा रहे एल आकार के ओवरब्रिज के विरोध में संघर्ष समिति ने आज नोखा बंद का आह्वान किया। समिति का कहना है कि ओवरब्रिज को एल आकार में नहीं बल्कि टी आकार में बनाना चाहिए। इस मुद्दे पर पिछले एक सप्ताह से नवली गेट पर धरना प्रदर्शन जारी है। संघर्ष समिति के नेताओं मग्नाराम केडली और जुगल भार्गव के नेतृत्व में आज नोखा में एक रैली का आयोजन किया गया। रैली के दौरान नोखा बाजार को बंद कर दिया गया और मुख्य बाजार सहित आसपास की दुकानों को भी बंद रखने का आह्वान किया। पुलिस और प्रशासन पूरी स्थिति पर नजर रखे हुए है और व्यवस्था बनाए रखने के प्रयास कर रहे हैं। संघर्ष समिति ने अपनी मांगों को लेकर लगातार आंदोलन जारी रखने की बात कही। बीकानेर से सुरेश जैन की रिपोर्ट। अलवर शहर के पुराना भूरा सिद्ध में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें कृषि एवं पारिस्थितिकी विकास संस्थान के पर्यावरणविद अमन सिंह ने ओरनों के संरक्षण के लिए की गई महत्वपूर्ण पहल पर जानकारी दी। अमन सिंह ने बताया कि 2022 में सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद ओरनो क्षेत्र का सीमांकन करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक आवेदन दायर किया गया था और इसके बाद 14 अक्टूबर 2022 को राजस्थान सरकार को नोटिस जारी कर 13 फरवरी 2023 को सुनवाई तय की गई। इस याचिका के आधार पर राजस्थान सरकार के वन विभाग ने ओरनो को ड्रीम फॉरेस्ट घोषित करने का नोटिफिकेशन जारी किया। वन विभाग के अनुसार इस कदम का उद्देश्य पेड़ों और पशु पक्षियों की रक्षा करना है। हालांकि ओरन भूमि पर पहले जैसा उपयोग जारी रहेगा, लेकिन अब यहां खनन और पक्के निर्माण कार्य नहीं हो सकेंगे। पक्की सड़कें और रास्ते बनाने के लिए अब फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट के तहत अनुमति लेना आवश्यक होगा। अलवर से प्रदीप गोयल की रिपोर्ट। ओके, ये जो अभी 18 दिसंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट का आदेश, जजमेंट, फैसला आप कहें, देवबनी ओरन राजस्थान में अलवर की रूंद को लेकर हुआ है, ये एक बड़ा ऐतिहासिक निर्णय हुआ है। हम अलवर से बात करें तो अलवर की लगभग 200 देवबनियां, 18 से ज्यादा बड़ी रूंद इससे प्रभावित होंगी। वहां पर लोगों के अधिकार सुनिश्चित होंगे। इसको डीम्ड फॉरेस्ट की कैटेगरी में लाया जाएगा। पूरे देश में इसके लिए एक नीति बनेगी। भारत सरकार को एक नीति बनानी होगी कि इस तरह के जंगल, जो सामुदायिक जंगल हैं, उनको किस तरह से सुरक्षित किया जाए। उस नीति के तहत पूरे देश के जंगलों को सामुदायिक जंगलों को सुरक्षित किया जाएगा। हम यदि बात करें कि जो संरक्षित क्षेत्रों में देवबनी है, जैसे सरिस्का के अंदर जैसे भर्तरी जी या हमारी जो है दूसरी देवबनियां हैं, वहां के लोग भी यदि वो चाहें कि उनके अधिकार आज भी सुनिश्चित हो जाए तो एफआरए के तहत, फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत वो अप्लाई कर सकते हैं और कह सकते हैं कि नहीं, ये क्षेत्र हमारा है, ये देवबनी सदियों से हमारी है, हम इसको संरक्षित करेंगे। यदि मैं पूरे राजस्थान के संदर्भ में बात करूं तो 25,000 ओरन, 600,000 हेक्टेयर से ज्यादा जो सामुदायिक जंगल है वो सुरक्षित होगा। और मैं यदि ग्लोबल लेवल पर बात करूं, जो आजकल ओसीएम और ये बहुत सारी चीजें आ रही हैं, भारत सरकार को 30 by 30 2030 तक
30% फॉरेस्ट बढ़ाना है, तो वो कहीं ना कहीं उसको एक जबरदस्त उछाल देगा कि अचानक इतना सारा जंगल डीम्ड फॉरेस्ट कैटेगरी में आएगा और वो अंतरराष्ट्रीय अपने कमिटमेंट के लिए कह सकता है भारत कि देखो हमारा 30% जंगल हमारे पास है। क्या नाम है आपका, क्या पद है? मैं अमन सिंह हूं और जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला अभी 18 दिसंबर 2024 को आया है उसका पिटिशनर एक तरह से मैं हूं और ये मेरे उस मेरी एप्लीकेशन के आधार पर ये फैसला हुआ है। ठीक है जी। शौर्य एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बीएड कॉलेज रूपवास में बीएड प्रथम वर्ष के छात्रों ने अनुपयोगी वस्तुओं का पुनर्उपयोग कर नई वस्तुएं बनाने की प्रतियोगिता आयोजित की। इस प्रतियोगिता में छात्रों ने गुलदस्ता, पेन स्टैंड, मोबाइल स्टैंड, झूमर, पर्यावरण संरक्षण के मॉडल, राम मंदिर, बीएड कॉलेज का भवन, गोबर गैस और हाथ का पंखा जैसी अभिनव वस्तुएं बनाई। प्रतियोगिता के बाद राजकीय कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर यादव सिंह, रूपवास सीओ नीरज भारद्वाज और आदर्श विद्या मंदिर रूपवास के प्रधानाचार्य रवि कुमार की उपस्थिति में परिणामों की घोषणा की गई। इस दौरान सुभाष चंद्र ग्रुप की निधि पाराशर को प्रथम स्थान, स्वामी विवेकानंद सदन की अजीत बंसीवाल और बबलू को द्वितीय स्थान और भगत सिंह सदन ग्रुप के कृष्ण मुरारी और खुशबू शर्मा को तृतीय स्थान से सम्मानित किया। रूपवास से गुलशन कौशल की रिपोर्ट। जयपुर के भागटोटा में हुए एक हादसे के बाद भरतपुर जिला प्रशासन दोबारा इसे लेकर अनजान बने रहने की शिकायतें उठ रही हैं। न्यू मंडी स्थित सर्कुलर रोड पर बने एक बड़े ब्रेकर से टकराकर एक ट्रेलर का डीजल टैंक फट गया, जिससे सड़क पर सैकड़ों लीटर डीजल फैल गया। हालांकि गनीमत रही इस हादसे में कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। ये ट्रेलर भरतपुर से मध्य प्रदेश के मुरैना जा रहा था और इसमें टीन गोल्ड किया गया था। ट्रेलर चालक का कहना है कि ब्रेकर की ऊंचाई बहुत ज्यादा थी, जिसके कारण टक्कर में टैंक से फटने की घटना घटी। ट्रेलर के डीजल टैंक की क्षमता 250 लीटर थी और इस हादसे के बाद डीजल सड़क पर फैल गया, लेकिन किसी प्रकार का बड़ा खतरा टल गया। भरतपुर से सोहन सिंह योगी की रिपोर्ट। भैया वो जो मराठन के पास गोल चौराहे के पास जो ब्रेकर बनना है ना, बाकी वजह से ये टैंक फूटे। मेरे कम से कम 250 से 300 लीटर तेल फैले हुआ है। या कहाँ से लेके आ रहे हो गाड़ी? मैं भैया यार माते रिको ते लेके जा रहा हूँ, मुरैना को जा रहा हूँ। तो जब ही जाको गाड़ी को मरम्मत क्यों ना कराई वहाँ पे? अब मरम्मत वहाँ कोई ऐसी चीज ही नहीं भाई, मरम्मत में कैसे कराम तो माटो। मालिक को बता दी ये बात? हाँ मालिक को बता दें। क्या क्या बोला मालिक? अब सेठ जी तो यही कह रहे ले जा भाई, अब इसमें क्या करें। वो गाड़ी कहाँ से कहाँ जा रही थी? भरतपुर से मुरैना जा रही भैया। क्या है गाड़ी में? 3 भर रहे हैं। नाम क्या है आपको? राजकुमार। शनिवार को अजमेर के जिला कलेक्टर लोकबंधु ने अराई क्षेत्र में रात्रि चौपाल का आयोजन किया, जहां उन्होंने ग्रामीणों की समस्याओं को सुना और संबंधित विभागों को तत्काल समाधान के निर्देश दिए। इस चौपाल में ग्रामीणों ने पानी, बिजली, राजस्व और भुगतान संबंधी विभिन्न समस्याएं उठाई। कलेक्टर लोकबंधु ने इन समस्याओं का मौके पर ही समाधान कराया। उन्होंने कहा कि यदि किसी स्थान पर रास्ता खोलने के लिए अतिक्रमण हटाने की आवश्यकता हो तो तत्काल कार्रवाई की जाए। साथ ही बिजली विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को झूलते हुए तारों को शीघ्र ठीक करने का आदेश दिया। कलेक्टर ने यह भी जानकारी दी कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बकाया भुगतान अगले 10 दिनों में किसानों के खातों में जमा करवा दिया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने अस्पताल और पुलिस थाने का निरीक्षण कर वहां की व्यवस्थाओं में सुधार के निर्देश दिए। अराई से प्रकाश भगनानी की रिपोर्ट। सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय के पुराने शहर स्थित घटिया हनुमान मंदिर पर 22 से 28 दिसंबर 2024 तक श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन श्री घटेला बालाजी मंदिर सेवा समिति द्वारा किया जा रहा है। इस आयोजन की शुरुआत से पहले रंगनाथ मंदिर में 601 कलशों की विशाल कलश यात्रा निकाली गई, जिसे नगर परिषद सभापति मेघा वर्मा ने विधिवत पूजा अर्चना के बाद रवाना किया। मोहल्ला मिर्जा मोहल्ला और अंसारी मोहल्ला होते हुए घाटीला हनुमान मंदिर पहुंची। सुरक्षा के दृष्टिकोण से कोतवाली थाना पुलिस और विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के सदस्य भी इस यात्रा में शामिल हुए। इस यात्रा के बाद श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ अंतर्राष्ट्रीय राम स्नेही संप्रदाय के संत श्री चेतन राम जी महाराज द्वारा हुआ। सवाई माधोपुर से राकेश अग्रवाल की रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला जैसलमेर में जीएसटी काउंसिल बैठक में हिस्सा लेकर जोधपुर पहुंचे। यहां पर उन्होंने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि 1 नेशन 1 इलेक्शन अभी संसद के सामने है और इस पर बहस होनी है, फिर किसी नतीजे पर आए उसके बाद कुछ विधानसभा राज्यों में भी इसको पास करना होगा। हमें नहीं लगता कि इससे किसी को भी कोई फायदा होगा। बहस होने दीजिए, फिर देखते हैं किसको फायदा होगा और किसको नहीं। इसके आगे उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर एवं लोकसभा के चुनाव अगर साथ होते हैं तो जम्मू कश्मीर के मुद्दे इतने अलग नहीं हैं। हालांकि जम्मू कश्मीर की कुछ अलग परेशानियां हैं, कुछ मुद्दे तो जरूर साझे हैं जो ये किया जा रहा है। हमें डर है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन से क्षेत्रीय पार्टियों को कमजोर करने की साजिश है, लेकिन मैं फिर कहूंगा कि संसद पर बहस होने दीजिए और नतीजे आने दीजिए, फिर देखते हैं क्या होता है। जोधपुर से मनोहर सिंह की रिपोर्ट। क्या लगता है सर, 1 नेशन 1 इलेक्शन में अगर जम्मू कश्मीर के इलेक्शन लोकसभा के साथ में होते तो मुख्य मुद्दे जो नहीं हुए, कोई बात नहीं, 2-3 महीने का ही फर्क रहा। लेकिन 1 नेशन 1 इलेक्शन पार्लियामेंट के सामने है, पार्लियामेंट इस पे बहस करे और फिर किसी नतीजे पे आए। उसके बाद कुछ रियासतों में भी इसको पास करना होगा।
हमें तो नहीं लगता है कि इससे किसी कोई फायदा होगा, लेकिन बहस होने दीजिए, फिर देखते हैं। पर जम्मू कश्मीर के मुद्दे अलग है सर, तो ऐसे नहीं, मुद्दे अलग तो नहीं है, मतलब हमारी कुछ अपनी परेशानियां हैं, लेकिन कुछ मुद्दे जो हैं वो साझे हैं। और ये जो किया जा रहा है, हमें तो डर ये है कि ये इलाकाई पार्टीज जो हैं, रीजनल पार्टीज, उनको कमज़ोर करने की एक साजिश रचाई जा रही है। लेकिन मैं फिर इस बात पे आता हूँ कि पार्लियामेंट को इस पे बहस करने दीजिए और वो किसी नतीजे पे आ जाएंगे। सर जीएसटी काउंसिल की बैठक में हिस्सा लिया सर, किस तरह की रही? और नहीं, ठीक रहा, अच्छा माहौल रहा, अच्छे फैसले हुए, उसके साथ साथ जो प्री बजट डिस्कशन हुए, उम्मीद की जा रही है कि जो हमने बातें सामने रखी हैं फाइनेंस मिनिस्टर साहिबा के सामने, उन पे अब अमल हो। सर सदन में लगातार गतिरोध अब तो खत्म हो गया ना, अब तो बजट सेशन तक वेट करें। सर एक क्वेश्चन सर, और इसी खबर के साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।